फ्रेंड्स, मैं संदीप श्रीवास्तव आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं अथर्व एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड, लास्ट वीडियोस में हमने देखा अकाउंट्स क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है और हिस्ट्री ऑफ अकाउंट क्या है, अकाउंट का ओरिजिन कहाँ से हुआ, किस तरीके से हुआ, कौन कौन से जो अकाउंटेंसी के जो गुरुज थे उनने किस तरीके से डेवलप किया, उसके बारे में देखा। आज हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के साथ हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या देखने वाले हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। फ्रेंड, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वह है फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स। फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है कि मनी जो है, यानी जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होंगे वह इन टर्म्स ऑफ मनी होंगे। मीन्स हमेशा जो फाइनेंशियल कंसिडरेशन होगा वह मनी में ही होगा। मीन्स सपोज दैट अगर हम बात करें कि 5000 रुपीज़ का गुड्स हमने परचेज किया, सपोज दैट हमने कितने का गुड्स परचेज किया, 5000 रुपीज़ का गुड परचेज किया। और जब हमने गुड परचेज किया तो हमने सामने वाले को जो पेमेंट दिया वह पेमेंट किस में था? रुपीज़ में था। वह जो हमने पे आउट किया वह किस में था? रुपीज़ था। मीन्स रुपीज़ इज व्हाट? मनी। तो वह मनी क्या है? मनी बिलोंग करता है फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स से। मीन्स उसका फाइनेंशियल कंसिडरेशन हम कह सकते हैं। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। फ्रेंड, हम जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे वह किस में करेंगे? मनी के फॉर्म में करेंगे। मीन्स सपोज दैट अगर 5000 रुपीज़ का गुड परचेज किया तो 5000 का जब गुड परचेज करते हैं तो हमने उसको 5000 गुड्स हमारे पास आया और हमने उसको क्या किया? 5000 रुपीज़ पे किया। जब 5000 पे किया तो किसमें पे किया? हमने मनी में पे किया। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी कंसिडरेशन होगा, जो भी चीज़ें होंगी वह किस में होगा? फाइनेंशियल कंसिडरेशन में इन टर्म्स ऑफ मनी। फ्रेंड, जब मनी की शुरुआत हुई, मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाऊंगा, आपको रिकेप में ले जाऊंगा। जब मनी की शुरुआत हुई, मनी की शुरुआत का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम के लिमिटेशन की वजह से, यानी जब बार्टर सिस्टम था तो आपको पता है बार्टर सिस्टम क्या था? बार्टर सिस्टम का मतलब होता है गुड्स अगेन गुड्स, यानी अगर आपको गुड्स लेना है तो आपको उसके बदले में कुछ गुड्स देना होता था। फ्रेंड्स, आज भी गाँव में ऐसा सिस्टम है। गाँव में लोग क्या करते हैं, अगर सपोज दैट उनको वाटरमेलन चाहिए तो आपको पता है वाटरमेलन का जो सीजन होता है वो कब होता है? वीट के सीजन में होता है। तो इवन मैं जब छोटा था तो हमारे घर के सामने जो वाटरमेलन वाले आते थे तो वाटरमेलन की जो प्राइस होती थी वो 4 रुपीज़ पर केजी होती थी। और मुझे याद है कि जो वीट की भी जो प्राइस होती थी वह कितने रुपीज़ होती थी? 4 रुपीज़ ही होती थी। तो जब वो वाटरमेलन सेलर आता था तो हम लोग क्या करते थे? वीट लेके खड़े होते थे। वीट लेके खड़े होते थे क्योंकि हम फार्मर थे, तो फार्मर की फैमिली में वीट होना स्वाभाविक है। तो हमारे पास क्या था? वीट था और उसके पास क्या था? वाटरमेलन था। तो वो क्या करता, जो तराजू होते हैं, जो बैलेंस होता है, बैलेंस के एक साइड वो वाटरमेलन रखता था और दूसरे साइड हम क्या करते थे? उसके सामने वीट रखते थे। और जैसे ही दोनों इक्वल होते थे वह क्या करता था? वह उसको ज़रूरत किसकी थी? उसको वीट की ज़रूरत थी तो वो वीट ले जाता था और हमें किसकी ज़रूरत थी? हमारे पास वाटरमेलन हमारे पास मिल जाता था। तो हम अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल करते थे। लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ? कुछ लिमिटेशंस आए। लिमिटेशन मतलब क्या होता है? जब रुपीज़ की प्राइस सेम है तो बार्टर सिस्टम क्या होगा? वहाँ पे सही है, अप्लीकेबल कर सकते हैं। लेकिन जब रुपीज़ की प्राइस और जो थिंग्स है उसकी प्राइस में चेंजेस आएगा तो आप क्या करेंगे? आपके पास बार्टर सिस्टम का ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ा? मनी का इन्वेंशन करना पड़ा। और जब मनी का हमने इन्वेंशन किया तो जो भी ट्रांजेक्शन्स हुए वह सभी किस में होने लगे? मनी में होने लगे। तो फ्रेंड्स, जो भी ट्रांजेक्शन आपको करना है इन टर्म्स ऑफ मनी होना चाहिए, उसकी वैल्यू होनी चाहिए, मनी के रूप में उसकी वैल्यू होनी चाहिए। थर्ड टॉपिक है क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ ट्रांजेक्शन। क्लासिफिकेशन करना है। फ्रेंड्स, आप स्कूल में पढ़ते हैं, सभी लोग स्कूल में क्लास टीचर आते हैं तो वह क्या बोलते हैं कि आप जो बॉयज़ हैं वह एक साइड चले जाएं, गर्ल्स एक साइड चले जाएं। दिस इज व्हाट? दिस इज क्लासिफिकेशन। उन्होंने क्या किया? क्लासिफाइड किया। किस में क्लासिफाइड किया? बॉयज़ और गर्ल्स में। सिमिलरली आपको अकाउंट में भी क्लासिफिकेशन करना है। क्लासिफिकेशन इन द सेंस कि किस टाइप का ट्रांजेक्शन है। जो ट्रांजेक्शन इवेंट डेबिट है, क्रेडिट है, एक्सपेंस है, इनकम है, किस तरीके का ट्रांजेक्शन है वह आपको क्या करना पड़ेगा? कंडक्ट करना पड़ेगा। और उसके अकॉर्डिंग, नेचर के अकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा? चीज़ों को अलग अलग करना पड़ेगा। इवन मैं आपको बताऊं, ट्रांजेक्शन जब हम थोड़ा सा अभी नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग देखेंगे तो उसमें ब्रीफ जाएंगे, थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं आपको। ट्रांजेक्शन 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है कैश और दूसरा होता है क्रेडिट। तो आपको जब क्लासिफिकेशन आप करेंगे
तो आपके पास होना चाहिए कि यह जो बिजनेस किया या ये जो ट्रांजेक्शन है वह किसका है, कैश का है, और ये जो ट्रांजेक्शन है वह किसका है, क्रेडिट का है। ये ट्रांजेक्शन पर्टिकुलर एसेट्स है और ये पर्टिकुलर जो ट्रांजेक्शन है वह किसका है, लायबिलिटी का है। तो इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, क्लासिफिकेशन करने की आपको जरूरत पड़ेगी। उसके बाद होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। अब ट्रांजेक्शन को इंटरप्रेट करेंगे कि भाई किस तरीके का क्लासिफिकेशन है और किस हेड में जाएगा वो। जैसे एक सैलरी है तो आपको पता है कि सैलरी इज व्हाट, एक्सपेंस होता है। आपको पता है कि जो सैलरी है वो एक्सपेंस होता है, तो उसको एक्सपेंस के कॉलम में ले जाएंगे। वेजेस है तो वह क्या हो जाएगा, आपका एक्सपेंस है, तो उसको एक्सपेंस के कॉलम में ले जाएंगे। आपकी ट्यूशन की फीस है वह क्या होगा, एक्सपेंस है, तो उसको एक्सपेंस में ले जाएंगे। अब इनकम क्या हो जाएगी, पापा की सैलरी मिलती है फर्स्ट को, तो वह क्या हो जाएगा, आपके लिए इनकम हो जाएगा, तो उसको हम कहाँ करेंगे, इनकम के साइड में ले जा सकते हैं। तो इसको बोलते हैं इंटरप्रिटेशन। और दूसरा मैं आपको बताऊं, इंटरप्रिटेशन का मतलब ये भी होता है, मैं एग्जांपल देता हूं। सपोज दैट किसी को कोई बीपी का पेशेंट है, कोई बीपी का पेशेंट है, तो फ्रीक्वेंटली क्या करता है, वो डॉक्टर के पास जाता है, और डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि आपका बीपी का जो रेशियो है वो 120/80 होना चाहिए, मीन्स 120 से 80, 120 और 80 होना चाहिए। लेकिन अगर किसी रीजन से बीपी क्या होता है, हाई होता है, यानी मान लो एक 130 हो गया या 140 हो गया या 80 की जगह पे 90 हो गया या 100 हो गया, तो इसका मतलब क्या होता है कि आप हेल्थी नहीं हैं। तो डॉक्टर क्या करता है, आपको बताता है, आपको इंटरप्रिटेशन करता है, आपका हेल्थी की जो कंडीशन है वो बताता है कि आपका अगर आप 120 और 80 रहेंगे तो आप हेल्थी रहेंगे, लेकिन आप 140 चले जाते हैं या 90 चले जाते हैं तो क्या होगा, वो आपके लिए नुकसानदायक है और आप हेल्थी नहीं हो, तो वह इंटरप्रिटेशन करता है। तो बिजनेस में क्या करेंगे, बिजनेस में सपोज दैट आपके पास 5000 रुपीज़ आपके पास इनकम आया और आपने 4000 रुपीज़ क्या किया, एक्सपेंस किया, मीन्स 5 - 4 = 1000। जब 1000 क्या होगा आपके लिए, वह प्रॉफिट होगा। तो आपको इस तरीके से इंटरप्रिटेशन करना है। हम बीपी का इंटरप्रिटेशन बिजनेस में नहीं कर सकते फ्रेंड। मैंने एग्जांपल दिया, हम इंटरप्रिटेशन क्या कर सकते हैं कि हमें प्रॉफिट कितना हुआ है और हमें लॉस कितना हुआ, तो दिस इज व्हाट इंटरप्रिटेशन। आप जब बिजनेस अकाउंट लिखते हैं तो उसमें इंटरप्रिटेशन होना जरूरी होता है। तो अकाउंट का कैरेक्टरिस्टिक्स है कि आपको इंटरप्रिटेशन करना है और होता है। दूसरा होता है क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन व्हेन वी आर राइटिंग, जब हम राइट करते हैं तो आपको पता है कि जब राइटिंग हमने किया तो किस फॉर्म में किया है, अकाउंटिंग फॉर्म में किया। और अकाउंटिंग में क्या होता है, मीडियम ऑफ जो टर्म्स होता है वह किसमें होता है, मॉनेटरी वैल्यू होती है। किसमें होती है, मॉनेटरी वैल्यू। तो इसीलिए हम बोला है क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। मीन्स हम अकाउंट लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, डेटा से खेलते हैं। डेटा से खेलते हैं मतलब रिकॉर्ड जब करते हैं तो नंबर्स में रिकॉर्ड किया जाता है, इसीलिए उसको बोला जाता है क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। सपोज दैट 5000 रुपीज़ का गुड्स हमने परचेज किया तो 5000 इज व्हाट, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। हमने जब एंट्री किया तो वो 5000 जब लिखेंगे तो उसको हम बोलेंगे क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। उसके बाद है नंबर 6 है इकोनॉमिक डिसीजन। इकोनॉमिक डिसीजन मतलब होता है, आपको फ्रेंड पता होगा कि बिजनेस है तो उससे बिजनेस से बहुत सारे लोग क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं। बिजनेस से क्या होते हैं, बहुत सारे लोग क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। कौन कौन से लोग जुड़े होते हैं मैं बताऊं। सबसे पहले बिजनेस का ओनर है, फिर बिजनेस का एम्प्लॉय है, और थर्ड पार्टी अगर बात करें स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर मैं बताऊं आपको, स्टेक होल्डर का मतलब होता है सच पर्सन आर कनेक्टेड विद डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विद बिजनेस इज कॉल्ड स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर का मतलब होता है एक ऐसा कोई भी पर्सन जो आपके बिजनेस से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। अगर बिजनेस से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है तो ऐसे पर्सन को हम क्या बोलेंगे, स्टेक होल्डर बोलेंगे। तो जो भी हमारे स्टेक होल्डर हैं, स्टेक होल्डर में किसको इंक्लूड कर सकते हैं, स्टेक होल्डर में आप इंक्लूड कर सकते हैं बिजनेस के ओनर को, एम्प्लॉय को, जिन्होंने इन्वेस्ट किया है आपके बिजनेस में उसको भी हम स्टेक होल्डर मान सकते हैं। तो सभी स्टेक होल्डर जो हैं, जितने स्टेक होल्डर हैं, उनको किससे मतलब होता है, बिजनेस के प्रॉफिट से मतलब होता है। तो उनको पता होना चाहिए ना कि बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो वह क्या कर सकते हैं, उनको मोटिवेशन मिलेगा, नहीं यार हमारे बिजनेस क्या कर रही है, ग्रो कर रही है, तो वह क्या करेंगे, और भी इन्वेस्टमेंट की एक्टिविटी कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक डिसीजन क्या होना चाहिए, टाइम टू टाइम आपको मिलना चाहिए। और इकोनॉमिक डिसीजन किस तरीके से आप ले सकते हो, जैसे यहाँ पे आपने क्या किया, क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन लिया, यहाँ पे इंटरप्रिटेशन किया कि हमारी फॉर्म क्या हो रही है, ग्रो कर रही है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अगर लगता है कि बिजनेस फ्रूटफुल हो रहा है, मीन्स अगर लगता है कि बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, कंस्टेंटली बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम दूसरा वेंचर भी डाल सकते हैं, मीन्स दूसरा बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये क्या है, फाइनेंशियल इकोनॉमिक डिसीजन, वी कैन से दैट। नेक्स्ट है इसमें हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन।
हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन की बात अगर करेंगे तो अकाउंट जो बेस करता है फ्रेंड, अकाउंट पास्ट पे बेस करता है। पास्ट मतलब क्या होता है कि जैसे आप 5000 रुपीज़ का आपने गुड्स परचेज किया, 5000 रुपीज़ का जब गुड्स आपने परचेज किया और गुड्स आपके पास आ गया, मीन्स गुड्स उठा के लेके आए, 5000 रुपीज़ का गुड्स परचेज किया, जैसे ही आपने पेमेंट दिया, तो जब पेमेंट दिया आपने, उसके बाद ही आप क्या कर सकते हो, अकाउंटिंग बुक में आप उसकी एंट्री कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो ट्रांजेक्शन हो चुका है। जब तक 5000 रुपीज़ आपने नहीं दिया, सपोज दैट आप गुड्स परचेज करने गए और कस्टमर से क्या कर रहे हो, डिस्कस कर रहे हो, कस्टमर से नेगोशिएशन कर रहे हो कि नहीं यार 5000 नहीं, आप 4000 में दे दो, 4500 में दे दो, 4900 में दे दो, तो तब तक आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वह इवेंट हुआ नहीं है फ्रेंड, वह इवेंट हुआ नहीं है। अकाउंट हमेशा इवेंट पे फोकस करता है। इवेंट पे फोकस मतलब क्या होता है कि जो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुका है उसी को आप क्या कर सकते हो, अकाउंटिंग बुक में आप रिकॉर्ड कर सकते हो। मींस जैसे ही आपने 5000 रुपीज़ उसको दिया सामने वाले को, जिसके पास से आप गुड्स सेल कर रहे हो या जिसके पास परचेज कर रहे हो, तुरंत क्या कर सकते हो, उसके बाद आप रिकॉर्ड कर सकते हो। यह है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अब फ्रेंड हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है आपके लिए, वह है आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। क्या ऑब्जेक्टिव्स, यानी अकाउंटिंग को रखने का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, अकाउंटिंग को तैयार करने के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे तो यह है परमानेंट रिकॉर्ड्स। परमानेंट रिकॉर्ड का मतलब होता है कि जब कोई भी चीज़ें हम क्या करते हैं, लिखते हैं, राइटिंग फॉर्म में जब होती है, तो उसका इंटेंशन ये होता है कि फ्यूचर में अगर उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो उस ज़रूरत को हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, उस रिकॉर्ड को हम यूज कर सकते हैं एविडेंस के रूप में। तो इसको हम बोल सकते हैं कि परमानेंट रिकॉर्ड, यानी अकाउंटिंग क्या होता है, एक परमानेंट रिकॉर्ड की तरफ मूव करता है। परमानेंट रिकॉर्ड मेंटेन करने का सबसे बेस्ट तरीका है। फ्रेंड दूसरे ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो वह है टू नो द इफेक्ट ऑफ ईच ट्रांजेक्शन। जितने ट्रांजेक्शंस आपके फॉर्म में होते हैं उस सभी ट्रांजेक्शन के इफेक्ट को जान सकते हैं कि डेबिट कितना है, क्रेडिट कितना है, एक्सपेंस कितना है, इनकम कितना है, कौन से कहाँ पे हमें लायबिलिटी हमारी है, कहाँ पे हमारे पास एसेट्स है। इन सभी ट्रांजेक्शन को हम शॉर्ट में हम जान सकते हैं कि किस तरीके की जो चीज़ें हैं और जितने ट्रांजेक्शन्स हुए उसका इफेक्ट क्या है, हमारे बिजनेस पे उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, इसके बारे में आसानी से हम जान सकते हैं। थर्ड है टू नो इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स। सपोज दैट फ्रेंड अगर आपकी फॉर्म लॉस कर रही है तो लॉस क्यों कर रही है, लॉस क्यों कर रही है, उसके रीज़न को जानने के लिए हम अगर अकाउंट बुक मेंटेन करेंगे तो हम रीज़न को फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस रीज़न की वजह से, मीन्स एक्सपेंस हमारा ज़्यादा है, उसके वजह से क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो एक्सपेंस क्या है, इन्फ्लुएंस करने वाला फैक्टर है। अगर लॉस हो रहा है तो लॉस किस वजह से हो रहा है, उसको हम बोलते हैं इन्फ्लुएंशियल फैक्टर। और प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट में किस वजह से प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, वह क्या होता है, वो जो फैक्टर को हम फाइंड आउट करते हैं वह होता है इन्फ्लुएंशियल फैक्टर। तो थर्ड ऑब्जेक्टिव हमने देखा इन्फ्लुएंशियल फैक्टर। फोर्थ ऑब्जेक्टिव है टू डिटरमाइन टैक्स लायबिलिटी। फ्रेंड अकाउंटिंग गवर्नमेंट के प्रोस्पेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग भी मैंडेटरी है। क्यों मैंडेटरी है, क्योंकि अगर आप अकाउंटिंग बुक मेंटेन करेंगे तो उस अकाउंटिंग बुक के अकॉर्डिंग आपको पता चल सकता है कि आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी है, गवर्नमेंट को हमें कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। समटाइम क्या होती है, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती है, लिमिटेड कंपनियां होती हैं, उन लिमिटेड कंपनियों को ईयरली बेस पे क्या करना होता है, उनको ऑडिट करना होता है। और ऑडिट का इंटेंशन ये होता है कि उनको पता चले, गवर्नमेंट को पता चले कि हमें कितना टैक्स कलेक्ट करना है किस पार्टी से। तो टैक्स लायबिलिटी को जानने का सबसे बेस्ट तरीका है अकाउंटिंग को मेंटेन करना। अगर अकाउंट मेंटेन करेंगे तो आपको भी पता चलेगा और गवर्नमेंट को भी पता चल सकता है कि उनको टैक्स कितना आपसे कलेक्ट करना है। टू नो क्वांटम साइज ऑफ पेमेंट्स। क्वांटम साइज ऑफ पेमेंट मतलब होता है, क्वांटम मतलब होता है साइज, क्वांटम मतलब होता है साइज। पूरे फाइनेंशियल ईयर में अगर एक साल का फाइनेंशियल ईयर आपको कितना पेमेंट देना है, कितना पे आउट करना है, उसके बारे में आपको पता चल सकता है। कि सपोज दैट आपने 1 ईयर में आपने 50 लाख रुपीस का गुड्स क्या किया, आपने परचेज किया। जब 1 लाख क्रेडिट पे परचेज किया, जब 50 लाख रुपीस का गुड्स आपने परचेज किया तो आपको पता होना चाहिए कि 50 लाख रुपीस आपको क्या करना है, पे आउट करना है सर्टेन पार्टी को। तो कैसे पता चलेगा, जब आप अकाउंट बुक रिकॉर्ड करेंगे तब। अगर अकाउंट बुक रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो आपको पता चल ही नहीं सकता है कि आपको देना कितना है।
दूसरा है, अगर इसके बाद की बात करें, पेमेंट के बाद क्या होता है, रिसीवेबल कितने हैं। सिमिलरली अगर आपने सेल किया है और सेल करने के बाद आपको पार्टी से पेमेंट लेना है और अगर आप अकाउंट बुक आपने मेंटेन नहीं किया है तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपको कितना किस पार्टी से लेना है। तो रिसीवेबल के लिए भी या रिसीव कितना करना है उसके लिए भी आपको क्या होना चाहिए, अकाउंटिंग बुक आपको रिकॉर्ड करना है, आपको ऑफिशियल मेंटेनेंस करना है रिकॉर्ड अकाउंट का। तो आपको पता चल सकता है हाँ कि हमें इतना लेना है और हमें इतना देना है। नेक्स्ट है टू नो प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस। फ्रेंड स्टार्टिंग से प्रॉफिटेबिलिटी की बात हो रही है तो आपको पता चल गया होगा कि प्रॉफिटेबिलिटी क्या होती है। बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को जानने का सबसे बेस्ट तरीका है टू मेंटेन अकाउंट, टू मेंटेन रिकॉर्ड। अगर आप रिकॉर्ड करेंगे तो आपको इजीली पता चलेगा कि हमारे फर्म की प्रॉफिट कितनी है और हमारे फर्म का लॉस कितना है। इसके बाद हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 8, टू नो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ बिजनेस। अगर आपकी फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है तो उसका मतलब आपका बिजनेस क्या कर रहा है, प्रॉफिट ज़्यादा कर रहा है। और जब प्रॉफिट ज़्यादा कर रहा है तो फ्रेंड उसका सिंपल मीनिंग है कि आपके फर्म का रेपुटेशन क्या होगा, डे टू डे इंक्रीज होगा मार्केट में। लोगों को पता चलेगा कि ये फर्म भी मार्केट में एग्जिस्ट कर रही है। तो एक चीज़ से मीन्स एक प्रॉफिट मेंटेन करने से आपका इकोनॉमिक स्टेटस, आपके फर्म का जो इकोनॉमिक स्टेटस है, इवन आपका जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो भी क्या होगा, लोगों को पता चलेगा। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है टू डिटेक्ट एंड अवॉइड एरर्स एंड फ्रॉड्स। एरर्स और फ्रॉड्स। फ्रेंड एरर्स और फ्रॉड में क्या डिफरेंस है, एरर्स क्या होता है और फ्रॉड क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है मैं आपको बताऊं। एरर मतलब होता है अकाउंटिंग बुक में एरर, यानी आपने रिकॉर्ड जब किया तो रिकॉर्ड करने में कोई मिस्टेक हो गई तो उसको हम बोलते हैं एरर, मीन्स उसको बोलते हैं भूल। हिंदी में उसको हम बोलते हैं भूल, इंग्लिश में बोलते हैं एरर। तो एरर क्या होता है, इंटेंशनली भी होता है और अनइंटेंशनली भी होता है। नॉर्मली क्या होता है, इंटेंशनली नहीं होता है, अनइंटेंशनली होता है। जो क्लार्क है, जो अकाउंटेंट है, उसकी गलती की वजह से होना स्वाभाविक है। इवन गवर्नमेंट भी क्या करती है, उसको सम एक्सटेंट तक क्या करती है, उसको अलाउ करती है, तो उसको बोलते हैं एरर। अब फ्रॉड क्या होता है, फ्रॉड का मतलब होता है आपने इंटेंशनली क्या किया है, फ्रॉड किया है। यानी आपको टैक्स लायबिलिटी को बचाने के लिए आपने क्या किया, अकाउंटिंग बुक में कुछ लोचा किया है जिससे क्या हो, टैक्स लायबिलिटी आपकी कम हो जाए, यानी गवर्नमेंट को टैक्स कम भरना पड़े। तो ये होता है एरर्स और फ्रॉड। अब एरर्स और फ्रॉड को डिटेक्ट करने का काम कौन करेगा, अकाउंटिंग। जब आपने प्रॉपर तरीके से अकाउंट बुक मेंटेन किया है, प्रॉपर तरीके से अकाउंटिंग बुक के अथवा अकाउंट के प्रिंसिपल को फॉलो किया है आपने कि किस तरीके से आपको अकाउंट रखना है। फ्रेंड मैं आपको बता दूं, अकाउंट्स बुक को मेंटेन करने का गवर्नमेंट का गाइडलाइन है। आप अपनी मर्जी से अकाउंट नहीं रख सकते, गवर्नमेंट का रूल्स होता है कि आपको इस तरीके से अकाउंट को मेंटेन करना है, तो उसी तरीके से आपको मेंटेन करना है। गवर्नमेंट का जो रूल्स है उस रूल्स के अकॉर्डिंग, ICAI का जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग आपको अकाउंट बुक मेंटेन करना है। और अगर आप प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर सकते हो तो उससे आपको एरर्स और फ्रॉड दोनों का पता इजिली चल सकता है। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल अथर्व एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई कमेंट है तो उस कमेंट को कमेंट बॉक्स के थ्रू हमें ज़रूर इन्फॉर्म करें। थैंक यू।